आज मेरे साथ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञों की संस्था है, उसके पदाधिकारी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मेरे साथ हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका विज़न, इनका दृष्टि और इनके प्लान उन बच्चों के लिए क्या हैं जो जिन्हें आज भी इनकी ज़रूरत है। तो मेरे साथ हैं आईएपी की नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रुचिरा गुप्ता। रुचिरा जी, पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में एक अलग चेंज देखा है हम सब ने। हर आदमी देश के निर्माण के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो जानना चाहूँगा कि आपकी संस्था का क्या विज़न है प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ, राष्ट्र निर्माण में आपकी संस्था क्या योगदान कर सकती है? बच्चे जो देश के बेसिक ब्लॉक बनते हैं और जो अगर उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जब हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो खाली फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट मेंटल डेवलपमेंट अदर देन फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये पूरे आयामों को साथ में लेकर बच्चे का विकास हो तो वो एक प्रोडक्टिव एडल्ट बनता है। और ऐसे कई बच्चों के विकास से एक देश बनता है, एक कम्युनिटी बनती है, फिर एक देश बनता है। और हमारे देश में बच्चों की संख्या, हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे देश में बच्चों की संख्या अधिक है। एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी भारतीय बाल अकादमी की बात करें तो भारतीय बाल अकादमी का एक मिशन है कि जो बच्चे हैं देश के, उनके विकास के लिए, उनके पूरे डेवलपमेंट के लिए इन सभी आयामों पे, जैसे मैंने बताया, जो कुछ भी कर सकते हैं, सारे पीडियाट्रिशियंस एकजुट होके सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सरकार की योजनाओं में आगे से आगे बढ़ के भाग लेकर ताकि सरकार की योजनाएं तो कुल उन मिला के पर आपका लागू ये हो कहना पाए है कि एक समन्वित प्रयास, एक कोऑर्डिनेशन होना से चाहिए। सभी प्रोफेशनल एसोसिएशन और सरकार का सबको मिल के काम करना चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए। सर, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ इधर बस, कि आपने बोला भारतीय बाल अकादमी क्या कर रही है। तो भारतीय बाल अकादमी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का है एक सपना अनीमिया मुक्त भारत, तो भारतीय बाल अकादमी अनीमिया मुक्त भारत के लिए काफ़ी प्रोग्राम कर रही है। और उसके लिए भारतीय बाल अकादमी के 45,000 मेंबर हैं, 333 ब्रांचेस हैं। तो हमारे पे एक वर्क फोर्स है जो सेल्फलेसली सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। अनीमिया मुक्त भारत हो, चाहे पोषण प्रोग्राम हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष हो जिसमें कि वैक्सीनेशन कवरेज हो, या जो यंग एडल्ट्स हैं यानी एडोलेसेंट टीनेज के बच्चों के लिए, आप किसी भी अगर किसी भी फील्ड में देखेंगे जो बच्चों से रिलेटेड है, उसमें भारतीय बाल अकादमी इवन मानसिक हेल्थ पर भी बहुत कुछ काम कर रही है और सरकार की जितनी उपलब्ध योजनाएं हैं उसमें आगे से आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है। धन्यवाद सर। डॉक्टर विवेक, आप आईएपी की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में पिछले सालों में अलग उपलब्धि की है, अलग पावर, अलग शक्ति के रूप में उभरा हो, इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार हो। लेकिन चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक हेल्थ जो है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो, न्यूबॉर्न की मॉर्टेलिटी हो, हम अभी भी नीचे से दूसरे या तीसरे स्थान पे हैं। क्या कारण है इसके आपकी नज़र में? जी डॉक्टर विनीत, ये हम सब लोगों को काफ़ी परेशान करने वाला यक्ष प्रश्न है। पर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों की जो हम लोगों का पॉपुलेशन है, जो हमारे अपने प्रदेश की, वही एक देश के बराबर पॉपुलेशन है। और हम बहुत यंग पॉपुलेशन है जिसमें करीब 30 to 40% बच्चे हैं जो लेस देन 14 ईयर्स के बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ़ जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अपना बर्थ रेट भी उस पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। और अपनी कंट्री में वो जो बर्थ रेट है वो धीमे धीमे अब अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है, पर वो बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात,
जो अभी हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अपने प्रदेश में, वो लास्ट 15-20 सालों में ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो नीचे तक गांव-गांव तक पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उससे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, हमारा एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, तो एक कम्युनिटी में भी सोच बदलती है। तो बर्थ रेट हमारा कंट्रोल होगा, नंबर ऑफ बच्चे जो पर फैमिली जो अभी भी 3 का नॉर्म है वो कम होकर 2 के नॉर्म पे आएगा, प्लस जो लड़के लड़कियों के अनुपात में गड़बड़ी थी वो भी अब धीमे धीमे नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो ये सारे जो सोशल इंडिकेटर हैं जो चेंज हो रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है वैसे सोशली और ख़ास तौर पे हेल्थ वाइज भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये पिछड़े नंबर 2 नंबर 3 पे नहीं रहने वाला, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। डॉक्टर विनीत, आप इस समय सेक्रेटरी हैं यूपीआईएपी के, और आपका जो कैरियर और प्रोफाइल देखा, काफ़ी उसमें डाइवर्सिटी है। बचपन आपका महाराष्ट्र में बीता और राज्यों के हेल्थ केयर सिस्टम देखने का आपको अनुभव है। तो यूपी में जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन या बच्चों की रोगों की समस्याएं हैं और उन्हें कैटर करने का जो सिस्टम है, उसमें क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, क्या कमियां हैं? महाराष्ट्र के आप ग्रेजुएट हैं, मेडिसिन स्कूल आपका, तो दोनों राज्यों में या और जो समृद्ध राज्य हैं उसमें और यूपी की प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? वेरी वेल ऑब्जर्व्ड। आपका ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा है कि हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो एजुकेशन स्टेटस है बच्चों में, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटिवली बहुत बेहतर है। सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, हम केरला का एग्जांपल ले सकते हैं, हम तमिलनाडु का एग्जांपल ले सकते हैं। महाराष्ट्र उनसे भी नीचे आता है। बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें दोनों या इन सिचुएशन में, जो मेन फ़र्क है वो है परकोलेशन ऑफ सर्विसेज। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो समाज में कितने निचले स्तर तक पहुंची हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समृद्ध देश हम कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे ही ज़्यादा हो, बट मेडिकली समृद्ध जो प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको हम कहते हैं, वो जो स्कीम है वो काफ़ी डेवलप्ड है। जिन राज्य सरकारों ने पिछले 75 सालों में ये ध्यान दिया है कि पीएचसी, सीएचसी और गवर्नमेंट सेटअप्स, इनमें फैसिलिटी अच्छी रहे, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, एजुकेशन अच्छी है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, तो जो बच्चों का स्वास्थ्य है इसका डायरेक्ट रिलेशन एजुकेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द परकोलेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इनटू द सोसाइटी, इन दोनों चीज़ों से फैक्टर करता है। यूपी में जैसे डॉक्टर विवेक सर ने कहा, ये चीज़ें अब सुधर रही हैं एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स, और होपफुली आगे आने वाले सालों में जब हमारे यहाँ हम गवर्नमेंट के एफर्ट से और हमारी एकेडमी के मिले जुले एफर्ट से जब ये सर्विसेज इंटीरियर्स और उत्तर प्रदेश में पहुँचेंगी, जैसे अब मैडम ने बताया कि एनीमिया मुक्त प्रोग्राम में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तो जब ये सर्विसेज न्यूट्रिशन की, एनीमिया की, डायरिया के प्रिवेंशन की, निमोनिया के प्रिवेंशन की जो चीज़ें हैं जब निचले स्तर तक पहुँचेंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी में काफ़ी सुधार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, और जब सब कुछ सुधर रहा है तो हेल्थ सेक्टर में भी डेफिनेटली यूपी इम्प्रूव करेगा। रुचिरा जी, हर चीज़ में सुधार आ रहा है, हेल्थ इंडाइसेस भी इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन हमारी जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है, नवजात मृत्यु दर, उसमें जितने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जितने प्रयास किए जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें सफलता नहीं मिल रही है। क्या रीज़न है और क्या सजेशन है? ये बात सच है कि यूपी, अगर हम देखें हमारा नवजात शिशु का मृत्यु दर है वो काफ़ी हाई है। एमडीजी गोल्स को भी देखते हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी लो है, और यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसमें तो काफ़ी ही लो है। जैसा कि डॉक्टर विनीत ने बोला, दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एजुकेशन से क्या फ़ायदा होना है कि मदर अगर एजुकेटेड होगी, फैमिली एजुकेटेड होगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी, राइट टाइम पे जो बच्चे बॉर्न होंगे, और मदर का न्यूट्रिशन की केयर होगी।
ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन मदर का, न्यूट्रिशन मदर का और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, तो जो गवर्नमेंट अभी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे कर रही है। थर्ड है स्किल बिल्डिंग। ना स्किल बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन आईएपी भी मैं कहना चाहती हूँ कि आईएपी भी अपना बहुत कुछ योगदान कर रही है। जैसे नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो आईएपी का भी, इंडियन भारतीय बाल अकादमी का भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये सब सर प्रयास है उस स्टेप की तरफ जो नवजात शिशु की जो मोर्टेलिटी है उसको कम करें, जिसमें कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर कोई पेरिफ्रीज में हो या मेन हॉस्पिटल्स में हो या तो हर सेंटर पे उनको ट्रेन करना ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा पैदा हो 1 मिनट के अंदर रोए। सर वो स्किल का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार वो स्किल दे दी जाए और उसके बाद वो स्किल मेंटेन रह रही है या नहीं, उस चीज़ का मापदंड ज़रूरी है। तो मैटरनल एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन, along with that presence of services, infrastructure and then skills, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो लैक कर रही थी, अब वो बढ़ती जा रही हैं। और सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लोगों का, स्पेशली मदर्स का लिटरेसी बढ़े। अगर एक शहर में एक फैमिली की अगर एक महिला एजुकेटेड है, ये मान लो उसकी कई पुश्तें तर जाती हैं सर, ना कि इन टर्म्स ऑफ बिकॉज हेल्थ स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन केयर, वैक्सीनेशन केयर, नेक्स्ट जनरेशन के एजुकेशन, हर चीज़ चेंज होती चली जाती है। सो मेरा सजेशन यही है कि हमें सबसे पहले जो लेडीज़ हैं उनकी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो बच्चे इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही मेलनरिश्ड माँ को पैदा होते हैं तो उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है या पैदा होते ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल पेरिफ्रीज तक रहें और होने के बाद उसमें स्टाफ प्रॉपर हो और उनकी स्किल बिल्डिंग हो। इस स्किल बिल्डिंग के लिए भारतीय बाल अकादमी भी आईएपी के गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने को तैयार है और अब तक चली भी है। डॉक्टर विवेक, स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का फोकस है, हर लेवल पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग चल रही हैं, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या उसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हों, स्टाफ नर्सेज हों, आशा वर्कर हों, वो जो स्किल उन्हें दी जाती है वो रियल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पूरा यूज़ कर रहे हैं या स्किल रिटेन नहीं रहती, फिर वो पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कोई भी स्किल अगर हम सीखते हैं, ये सभी के लिए पॉसिबल है, सभी के साथ होता है। उसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस ना करें, उसको दोबारा से नई गाइडलाइंस के साथ ना जाएं, तो वो स्किल धीमे धीमे हमसे दूर होती जाती है। आईपी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो यूपी गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने शुरू किया था करीब आज से 15 साल पहले। वो नेशनल रिससिटेशन प्रोग्राम था जिसको हम लोग यूपी में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के साथ लेके आए थे। वहाँ पर हमारा उद्देश्य ये था कि यूपी में एक भी डिलीवरी एक ऐसी ना हो जिसमें ट्रेन बर्थ अटेंडेंट ना हो। उसका मतलब क्या है, बच्चा अगर नॉर्मली डिलीवर हो रहा है और उसने सांस नहीं ली है, तो वो जो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट है वो इतना स्किल्ड हो कि उस बच्चे को फर्स्ट मिनट में वो सांस दे दे। हमने देखा है कि अगर वो फर्स्ट मिनट में अच्छे से रिससिटेट हो जाता है तो उसकी मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो जाती है, टू द ट्यून ऑफ 60%। ये एक बहुत बड़ा, यूपी जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो हम लोगों से सपोर्ट, हम लोगों ने उसको स्किल बेस्ड बनाया था, गवर्नमेंट से उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट था और ये काफ़ी सक्सेसफुली हो रहा है। आज हम बच्चों में देखते हैं कि जो आज से 15 साल पहले जितने कॉम्प्लिकेटेड बच्चे आते थे वो आज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम नीचे डाउन द लाइन अंदर छोटी पीएससी सब सेंटर्स तक पहुंचा है और जो आशा बहुएं हैं उनमें से भी बहुत सारे वो ट्रेंड हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चलना बाकी है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सारे ट्रेनिंग सब लेवल तक पहुँच गई है, लेकिन आज भी वो इक्विपमेंट और ट्रेंड आशा बहुएं बहुत नीचे तक हैं
और इसीलिए हम लोग गुणात्मक परिवर्तन देख रहे हैं न्यूनेटल मॉर्टेलिटी में अपने प्रदेश में। और मुझे पूरी आशा है ये प्रोग्राम अगर चलता रहा और गवर्नमेंट से कभी भी हम लोगों का फ्यूचर में कोलैबोरेशन हुआ तो हम लोग फिर दोबारा से इसको नीचे तक लेके जाएंगे, और उन सारी जो अभी छूट गए हैं इस नेटवर्क में, वो आशा बहुएँ नहीं आई हैं या वो हेल्थ वर्कर नहीं आए हैं, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे और ये स्किल उन तक पहुँचाएँगे, जिससे ओवरऑल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी में काफ़ी चेंज आएगा। डॉक्टर विवेक सक्सेना ने बताया, डॉक्टर विनीत से सवाल है मेरा कि आप लोगों ने बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर को प्रशिक्षित किया है न्यूनेटल रिससिटेशन या पैदा होने के बाद पहली बार सांस देने के लिए। क्या कोई अब इस स्टेज पे आके आप कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि उस चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं, इसे आप परखें और एक एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह से गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि और अच्छेपन के लिए, बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? स्किल ट्रेनिंग दे दी गई, प्रशिक्षित कर दिया गया, पर वो वास्तव में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन स्किल्स को? इसके लिए कोई कार्य योजना बनाई जा सकती है? डेफिनेटली इसके लिए एक बनाई जा सकती है। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोग्राम। ये होना चाहिए। इसके बिना तो मतलब कोई भी प्रोग्राम जो एनआरपी प्रोग्राम ये अधूरा है एक तरीके से, क्योंकि अगर आपने एक बार स्किल दे दी और आपने उसको मॉनिटर नहीं किया तो इवेंचुअली दैट स्किल विल डाई डाउन। तो उसको मॉनिटर करने के लिए अब वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर सकती है। इस तरीके के ऐप्स बनाए जा सकते हैं जो, और इनफैक्ट दे आर अंडर डेवलपमेंट, कि जो ये जिसमें फीडबैक्स हों, जिसमें जो काम हुआ है उसका डेटा भरा जाए और उससे होने वाले असर को देखा जाए। तो आजकल डेटा एनालिसिस हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमने प्रोग्राम सोसाइटी में मेडिकल या एजुकेशनल प्रोग्राम जो भी हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उनका कितना असर आ रहा है। ये मापदंड जो है ये आराम से सॉफ्टवेयर ऐप से किया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन कि गवर्नमेंट इस तरीके के ऐप बनाए। आईएपी खुद इस ऐप पे काम कर रही है जहाँ तक मुझे पता है, पर गवर्नमेंट शुड कम अप विद दिस ऐप जो कि पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो सके, प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो सके। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, देखिए आईएपी आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हर आदमी बिजी है अपने अपने कामों में, लेकिन अगर एक थर्ड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की तरह से वो सिस्टम को स्क्रूटनाइज करें, गैप्स ढूंढें और फिर गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये चीज़ आपका ऑर्गेनाइजेशन और आप लोग ही सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर रुचिरा, आप एक लंबा आपका मेडिसिन का कैरियर है, छोटे से शहर से आई, बड़े शहर में बसी हुई हैं, तो पिछले आपका जो पीडियाट्रिक्स प्रोफेशनल का अनुभव है, क्या चेंजेस जब मेडिकल स्कूल में जो आप बच्चों में बीमारियां देखते थे और अब जो देख रहे हैं, क्या उसमें अंतर देखा है? आज ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 इयर्स के बाद मैं ये देखना चाहती हूँ देयर इज़ अ सी चेंज। अब हमको टेटनस देखने को नहीं मिलता। अब हमको जो पहले बच्चे आते थे टीबीएम के पड़े रहते थे इधर उधर, मतलब जैसे कुछ नहीं है उसे टीबी है। आज वो सिनेरियो नहीं है। मैं ये नहीं कहती टीबी निकल गई, टीबी अभी भी बहुत है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है। पोलियो ये सब अब इसमें भी कम है। ऐसा क्यों है? आई थिंक कहीं ना कहीं इसके लिए हमें अपनी सरकार को शाबाशी देनी पड़ेगी और साथ में जो थोड़ा बहुत योगदान अपनी भारतीय बाल अकादमी का है देनी हो चाहिए, और हम डॉक्टर्स को भी, क्योंकि ये सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं। तो नंबर 1 ये वैक्सीन का हमारे देश में जब बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है, एक नीडी बच्चे को पहुंच रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसका रिजल्ट हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। देखिए, ओवरऑल हेल्थ हाइजीन ठीक होने से, हेल्थ एजुकेशन होने से, सेफ वाटर से, हैंड वॉशिंग से ओवरऑल इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो गया है। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर विवेक से मैं जानना चाहूँगा कि इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन अब एनवायरनमेंट एक मेजर प्लेयर है बीमारियों के लिए। एनवायरनमेंट पीडियाट्रिक इलनेसेस को, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करता है?
एनवायरनमेंट जो है वो अपने यहाँ दो तरह का है, एक होम एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोनों में पिछले 25 सालों में आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसमें एयरबॉर्न पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों की हेल्थ को प्रभावित करता है। और हम लोग देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में 4 महीने के करीब जाड़े के ऐसे निकलते हैं जिसमें बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन है जो जैसे जैसे हम लोगों का प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी में वैसे वैसे बढ़ रहा है, इससे बच्चों की हेल्थ पे बहुत कुप्रभाव पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि जाड़े के महीने में जिस शहर से मैं आता हूँ कानपुर से, वो भी बहुत पोल्यूटेड है और उस वजह से जाड़ों में जो रेस्पिरेटरी जो श्वास संबंधित बीमारियां बच्चों में हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर घर के एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में देखा जाए उसमें भी बहुत परिवर्तन आ गया है। इस मोबाइल के युग में मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। आज बच्चे स्कूल से आने के बाद मोबाइल पे पहला ध्यान रखते हैं, वो खेलने में, वो एक्सटर्नल एक्टिविटी करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हम लोगों के खाने पीने में बहुत परिवर्तन आ गया है। जो आजकल इतना जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पे जितना ज़्यादा ध्यान है वो हमारे समय में तो बिल्कुल नहीं होता था। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ओबीज बच्चे हो रहे हैं। अब आजकल, पहले तो होता था कुपोषण में कि बहुत बच्चों का वेट और हाइट बहुत कम रह जाती थी क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता था। अब इसका उल्टा हो रहा है। कुपोषण एक इस तरह का भी है जिसमें ओबीज बच्चे हो रहे हैं, जिसमें बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं और उनको बड़ों की बीमारियां बहुत छोटे एज में लगी जा रही हैं। जैसे हार्ट की बीमारी है, वो आज 20 साल में आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक पड़ गया। पहले तो ये बहुत रेयर होता था। डायबिटीज़ 20 साल के बच्चों को हो रही है। ये हमारे खान पान, घर के एटमॉस्फेयर के, घर में एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से हो रही है। एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता जा रहा है। मोबाइल और जो दूसरे गैजेट्स हैं उनकी वजह से बच्चों को जो अपने आप नेचुरल एक्सरसाइज करने को मिलती थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और जो स्कूल में चेंजेस आ रहे हैं, आजकल सारे बच्चे, जब से कोरोना हुआ उसके बाद सब ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो एक जो स्कूल जाने का एटमॉस्फेयर होता था वो भी काफ़ी चेंज आ गया है। तो इन सब की वजह से बच्चों के मानसिक, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। आज के इंटरनेट के ज़माने में वो 9-10 साल की उम्र में भी वो सारी चीज़ें देखे ले रहे हैं जो हम लोगों के समय में संभव ही नहीं था देखना। वो अभी मानसिक स्तर उनका नहीं है, जिस चीज़ों से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको मानसिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए चैलेंजेस पिछले 30 साल में, जो पहले 30 साल सर्वाइवल के लिए बच्चों के लिए हम लोग सारा स्ट्रगल करते थे, आजकल वो हम लोग फिटनेस की तरफ हैं। आजकल हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और जिनको हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बहुत बढ़ रही हैं। और वो हमारे जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जो शहरी पॉपुलेशन है, उसमें तो एक बहुत बड़ा चंक है जिनको ये सारी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। डॉक्टर रुचिरा, कहा जाता है स्वस्थ युवाजन हमारी सर्वोत्तम संपदा है। स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ फिजिकली वेलबींग नहीं है, मेंटली वेलबींग, मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि आपके मेडिसिन स्कूल में या जब आपने पढ़ा था तब मेंटल हेल्थ और इस तरह की बीमारियां नहीं थी। तो अब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो नई बीमारियां आ रही हैं स्पेशली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, क्या योगदान कर सकता है आपके जो कलीग्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए? सर, आज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो आपका ये सवाल है बहुत ही वाजिब है। ये आजकल के सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ इज़ द मेजर प्रॉब्लम। नाउ भारतीय बाल अकादमी इसकी तरफ काफ़ी अग्रसर है। उसके लिए कई तरीके के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, कई तरीके के इंटरेक्शंस किए जाते हैं। और इसके लिए सर, ये ही नहीं कि सिर्फ अपने कलीग्स के लिए सर, जो हमारे युवा हैं उनके लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। जैसे कुछ सालों पहले मिशन किशोर उदय करके एक प्रोग्राम हुआ था। मिशन किशोर उदय में क्या था, युवाओं को, जो एडोलेसेंट्स हैं बेसिकली, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनमें मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टारगेट था। बच्चों को बुलिंग से कैसे बचें, उनको ही सशक्त किया जा रहा था। इनमें बच्चों को सशक्त करना था, क्योंकि दूसरा तो एक बार करेगा, पर खुद में सशक्तिकरण होना ज़रूरी है। देन सुसाइड से कैसे बचें, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से कैसे करें, और भी कई तरीके की चीज़ें, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, अलॉन्ग विथ पीयर प्रेशर, एक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, अलॉन्ग विथ फैमिली बैकग्राउंड्स। घर में जो अभी पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक बच्चे को बात करने के लिए 10 लोग थे। आज एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, बच्चे को बात करने के लिए माँ बाप ही नहीं है, तो बच्चा किससे बात करेगा? बच्चा पीयर ग्रुप से सीखेगा, बच्चा इंटरनेट से सीखेगा, विच मे नॉट बी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर विनीत, आपका
अनुभव, आपका कैरियर बहुत डाइवर्सिफाइड है। आपकी बैकग्राउंड गांव की भी, और आप अभी भी कनेक्टेड हैं वहाँ से। आपने महाराष्ट्र और बम्बई जैसे शहर देखे और आप नोएडा में सेटल्ड हैं। क्या चेंज आया है और उसका बच्चों के स्वास्थ्य पे, खान पान जो डाइट होती, डाइटरी हैबिट्स होती बच्चों की, ओवरऑल क्या चेंज आया और उसका सोसाइटी क्या नुकसान भुगत रही है? बच्चों के खान पान की चेंज को तो मैं ये एक ही शब्द में कहूँगा कि वो डिटोरिएट हुआ है, वो बिगड़ा है। रीजन उसका क्या लगता है आपको? अर्थव्यवस्था सुधर रही है, वो ठीक है, सब उधर रहा है, लेकिन हमारे खान पान की व्यवस्था गिरती चली जा रही है। अगर हम अपना बचपन ही याद कर लें, गांव में जब हम जाते थे, जब हम गांव में प्रैक्टिस भी करते थे, मुझे याद है किसी के घर पे जाओ तो कभी कोई बुला के कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट नहीं देता था। तो ये जो जंक फूड हमारे मतलब कहने का मतलब है प्रकृति से, नेचर से हम जितना दूर भागेंगे उतना बीमारियों को बुलाएंगे। जितना हम जंक फूड की तरफ भागेंगे, खासकर बाल अवस्था में बच्चा जितना जंक फूड खाएगा उतना वो उसका शरीर अक्षम होगा बीमारियों से लड़ने के लिए, और लाइफस्टाइल डिसीजेस आगे जाके उसको क्रैप करेंगे। देखिए, हम सब प्राणी हैं, हमने किसी डेयरीज हैं हमारे, हम डॉग भी रखते हैं, किसी गाय के बच्चे को हमने देखा एनीमिक हुआ हो, उसे ब्लड चढ़ रहा हो। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। तो जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, कच्चा फ्रूट खाएंगे, हरे साग सब्जी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों की बीमारियों का बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम प्रकृति का साथ छोड़ रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं सर, एक अच्छा खाना खाना वो जरूरी है, लेकिन खराब खाना नहीं खाना वो भी उतना ही जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम हरी सब्जियां खूब खाएं, फल खाएं और उसके साथ जंक फूड भी खाएं, बिकॉज वो उसको निगेट कर देगा। तो जंक फूड जितना कम हो हमारे खाने में और नेचुरल फूड जितना ज़्यादा हो, खासकर अनप्रोसेस्ड फूड, ठीक है। तो जैसे एनीमिया, रुचिरा जी आप ही बताओ, एनीमिया को आपने टच किया था। एनीमिया ऐसी कमी है, सारी चीज़ें तो सुधर रही, लेकिन एनीमिया हमारा बढ़ रहा है। लास्ट सर्वे में एनीमिया हर 10 में से 6 बच्चे एनीमिक हैं। इसमें एक बहुत मेजर कारण हिंदुस्तान में एक्सेस ऑफ मिल्क कंजम्पशन भी है बचपन में। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, हम ठीक है हमारी संस्कृति बहुत रही है, लेकिन कुछ हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस गलत हैं जो एनीमिया को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वीनिंग बहुत लेट शुरू करते हैं हम, प्रोलॉन्ग फीडिंग, मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट हो या टॉप फीड हो, प्रोलॉन्ग फीडिंग एक रीज़न हो सकती है। वीडिंग प्रैक्टिसेस पे डॉक्टर विवेक आप बताओ कैसे सुधारा जा सकता है? हम लोगों ने एक गाइडलाइन निकाली थी पेरेंट्स के लिए, आईपी की गाइडलाइन थी जिसका नंबर था 5210। वो हमारी पूरी इस पूरे जो इस समय के समाज है, जो बच्चों के लिए गाइडलाइन है कि कम से कम 5 चीज़ें हम लोगों को फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल मिला के एक दिन में खानी अलग अलग। तो ये 5 हो गया। 2 था कि कम से कम हमें 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी तरह से स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। 1 था 1 घंटे की एक्सरसाइज होना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलना है बच्चे को। और 0 था कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीज़ नहीं खानी है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, मीठी चीज़ों पे एकदम रोक लगानी है। तो अगर हम इस 5210 फार्मूला जो आईपी की तरफ से हम सब पेरेंट्स के लिए है, अगर इसको धीमे धीमे लागू करना शुरू कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, जो नई बीमारियां शुरू हुई हैं। एक डॉक्टर विवेक, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है और करी भी जा सकती है। हमें अपनी प्रैक्टिस, जैसे रुचिरा ने कहा था, प्रैक्टिस चेंज करनी है। अगर फैमिली ये आदत डाले कि खाने से पहले उसके फूड लेवल पढ़ना शुरू कर दे कि उसमें शुगर कितनी है, कैलोरीज कितनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में हमसे कहेगी कि ये मत खाओ। क्रीम बिस्कुट हम खाते हैं, चॉकलेट बिस्कुट खाते हैं, उसे भी छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है। लेकिन डेली जाने अनजाने में हम बहुत कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो एक हैबिट डेवलप करनी होगी फैमिलीज़ को कि फूड लेवल पढ़ने की, ये दिस कैन ब्रिंग ए चेंज। क्या सोचना है आपका? बिल्कुल, अगर हम खाने से पहले ये देखना शुरू कर दें कि हम क्या खा रहे हैं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें खाना ही बंद कर देंगे। हम पुरानी ढर्रे पे लौट आएंगे जहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं थी। और आजकल जैसे जैसे हमारा रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम वो सारी वेस्टर्न चीज़ें जो वेस्टर्न वर्ल्ड छोड़ रहा है उनको हम अपनाते चले जा रहे हैं। आजकल जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ हमको दिखाई देती है वो पिज़्ज़ा के नए
नए नए जॉइंट्स दिखाई देते हैं, आजकल हमें बर्गर के नए नए जॉइंट्स दिखाई देते हैं, और खूब सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं जिनसे ये वाली जनरेशन खूब टीवी और स्क्रीन देखती है, जिससे उसको पता ही नहीं है कि वो इसकी वैल्यू देखे कि आज एक बर्गर खाने पे हमें कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, जो हमें नई फूड फैट्स खाने हैं वो उनको सब पता लग रहा है। अगर हम वास्तव में फूड को देख के खाना शुरू कर दें तो ये जो फूड जनित बीमारियाँ हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर विनीत, ये प्रचलन आजकल जो एडोलसेंट पे स्पेशली जिम जाने का और उसमें प्रोटीन पाउडर और ये सब बच्चे बहुत लेने लगे हैं, इनके कंटेंट क्या होते हैं, कितनी सावधानी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर पे आपके? ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। ये एक फैड है जिसको हम कहते हैं ना, बीच बीच में हर चीज़ का एक शौक आता है, ये नया नया शौक है। सबसे बड़ी बात, ये प्रोपोगेट किया गया है उन लोगों से जो इसको मार्केट करते हैं। तो आईएपी की, रुचिरा जी, आईएपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसी चीज़ों का, इसके खिलाफ भी आपको एक अवेयरनेस लानी चाहिए, कैंपेन करनी चाहिए। बच्चे तो बड़े बड़े डिब्बे प्रोटीन के और जैसे वही खा के वो बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम करने की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। आईएपी का, जैसे मैंने भी आपको बताया था, संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य, इसमें हम यही सशक्तिकरण कर रहे हैं कि बच्चों को, फैमिली को के अगेंस्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने उल्लेखनीय काम किया है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए, डिब्बे वाले दूध को बंद किया है, तो इसके लिए भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक कैंपेन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर विनीत, आपको ये समझना है, हम लोग कब से गवर्नमेंट के डिफरेंट कॉर्नर्स पर हम लोग इस चीज़ की अर्जी दे रहे हैं कि जो फूड लेबलिंग है, मतलब उसमें जो डिफरेंट परमिसिबल कंटेंट्स हैं, जैसे हाई सोडियम या हाई शुगर या इस टाइप की चीज़ों को, इसकी मात्राओं को कम करने के लिए भी हम लोग काफ़ी अग्रसर हैं। पर आपने जैसे बोला, सेम ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और जिस हिसाब से हम फूड लेवल के लिए बढ़े हैं, इसी हिसाब से हम प्रोटीन शेक के लिए भी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत ही हार्मफुल है। ये मतलब ये फैड है जो यंगस्टर्स में है, जिसको हमें उनको अवेयर भी करना है, साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स के लिए आगे करना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं भारतीय बाल अकादमी से भी इस चीज़ की दरख्वास्त करूँगी कि हम एज कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड हेल्थ, हमको इस चीज़ पर, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं। तो जैसे आप लोगों से चर्चा की थी मैंने कि सब कुछ सुधर रहा है, लेकिन नवजात शिशु मृत्यु दर, न्यूनेटल मॉर्टिलिटी कम नहीं हुई है। आप लोगों का सहयोग, आईएपी का सहयोग, न्यूनेटल रिससिटेशन यानी पैदा होने के बाद बच्चे जो सांस नहीं लेते हैं उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़ोरदार रहा है। आपके मेंबर्स ट्रेंड हैं, और जो आपका एक विज़न था कि हर डिलीवरी पॉइंट पे एक ऐसा बंदा हो, एक ऐसा हेल्थ वर्कर हो जो कि असिस्ट कर सके सांस देने में। लेकिन और भी कई कारण हैं, क्या वो कारण हैं और क्या उनके लिए किया जा सकता है जिससे ये न्यूबॉर्न की, जो नवजात शिशु है, उसकी मृत्यु को, और स्पेशली 1 महीने के अंदर जो मृत्यु होती, डेथ होती है, उसके रीजंस प्रीमैच्योरिटी है, इन्फेक्शंस हैं, रिससिटेशन या सांस ना आना एक रीज़न है, लेकिन और जो रीज़न, और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे ही बच्चा डिलीवर हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। वो बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। माँ के दूध से जो शुरू के पहले 3 दिन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो इम्यूनिटी डेवलप करने वाले तत्व मिलके, जो हमारी बहुत सी ट्रेडिशन है, बुआ आएगी वो पहले शहद चटाएगी, मतलब क्या टाइम आप बताओगे कि कब शुरू कर लेनी चाहिए हमें, और इस समय प्रैक्टिकली हम किस जगह पर हैं? सर, इस समय प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कि बच्चे कई घंटों तक माँ का दूध नहीं पीते, कई दिन तक नहीं, शुरू के दिनों में दूध नहीं उतर रहा है, ये करके ऊपर का दूध पिलाया जाता है। ये जनरली चलता है तो प्रैक्टिस में। कितनी कब शुरू कर देना चाहिए? विदिन एज सुन एज आफ्टर डिलीवरी 1 आवर के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटे के अंदर हाँ, ब्रेस्ट फीड शुरू कर जितने देना जल्दी चाहिए। पॉसिबल हो। अच्छा, और जो ये तो आप नॉर्मल डिलीवरी के, अब सीजेरियन हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? ऑपरेशन हो उस केस में भी बच्चे को तुरंत, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप मदर अगर लेटी भी है तो आप बच्चे को लेटा के माँ का दूध पिला सकते हैं, कंगारू केयर कर सकते हैं और वहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले मदर को और गार्जियंस को मोटिवेट करना होगा। कुछ एक कंगारू केयर एक नाम दिया डॉक्टर विवेक, कंगारू केयर क्या होती है, किस तरह से
ये न्यू बॉर्न को फ़ायदा करती है, और आईएपी या आपका क्या विज़न है? देखिए, कंगारू मदर केयर हमारे जैसे देश के लिए जो जहाँ पर संसाधन सीमित हैं, एक वरदान की तरह है। जो बच्चे ख़ास तौर पे जो कम वज़न के बच्चे पैदा होते हैं, जिनको हम लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं, जिनका बर्थ का वज़न 2.5 किलो से कम है, और वो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में होते हैं क्योंकि वो माताओं का कुपोषण की वजह से बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर, कंगारू एक हम सब जानते हैं एक जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया उसमें महाद्वीप में पाया जाता है, जहाँ उसके बच्चे प्रीमेच्योर ही पैदा होते हैं और उसके अंदर एक थैली होती है जहाँ वो बच्चे को रखती है माँ कंगारू। बिल्कुल वही हम लोग माँ इंसान में कर सकते हैं कि माँ या कोई भी फैमिली मेम्बर अपनी छाती से ऐसे बच्चे को स्किन टू स्किन लगाए, मतलब उसके माँ की छाती की स्किन और बच्चे की स्किन आपस में टच में रहें, और वो कम से कम 24 घंटे में 18 घंटे स्किन से स्किन लगा के रखे और अपनी ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे। अगर ये कंगारू मदर केयर करती है तो बच्चे का जो रेट ऑफ ग्रोथ है या बच्चा जल्दी से जो वज़न उसका बढ़ता है, वो अगर ना हम करें उसके मुकाबले में करीब 40% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और ऐसे बच्चों में मॉर्टेलिटी भी करीब 1/5 कम हो जाती है सिर्फ कंगारू मदर केयर करने से। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि कम वज़न के पैदा हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको पहले ही से पता है कि ये इनका सर्वाइवल कम है, सिर्फ कंगारू मदर केयर उनमें मॉर्टेलिटी रेट का 1/5 मॉर्टेलिटी रेट उससे कम हो जाती है। और ये एक वरदान की तरह है हमारे देश में, जहाँ की संसाधन सीमित हैं, हर जगह एनआईसीयू नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एनआईसीयू, गवर्नमेंट के जो सेटअप हैं वो पूरे भरे रहते हैं। सिर्फ एक कंगारू मदर केयर ऐसे बच्चों को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। डॉक्टर रुचिरा, ये कंगारू मदर केयर किन बच्चों, हर बच्चे को करानी चाहिए, कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, किस में करानी चाहिए? 17-18 घंटे डॉक्टर विवेक ने कहा तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। कम से कम कितना हो तो हमें फ़ायदा दिखाई देने लग जाएगा कंगारू मदर केयर का? सर, मुझे ऐसा लगता है जो प्रीटर्म बेसिकली जो लो बर्थ वेट कुछ बच्चे वजन होते के हैं, हिसाब से कुछ क्राइटेरिया हो, तो कुछ 2.5 किलो जैसे 2.5 डॉक्टर किलो से कम वाले को हमें कंगारू मदर करानी ही देना करानी। चाहिए। दूसरा सर, इसमें इम्पोर्टेंट है कि कंगारू केयर सिर्फ मदर नाम है, पर सिर्फ माँ ही नहीं दे सकती, इसे पिता भी दे सकते हैं, दादा दादी भी दे सकते हैं, और घर के कोई भी रिलेटिव भी दे सकते हैं। इवन आजकल तो लोग सरोगेट भी ले रहे हैं फॉर कंगारू केयर। तो सर एक जो टारगेट है 17 घंटे, हिंदुस्तान के समाज में ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की मदर की मानी जाती। फादर को कर प्रैक्टिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना तो फादर कराए, फादर को हमें एडवोकेट करना चाहिए। फादर कंगारू मदर ने डिलीवरी करी है, इतना बड़ा काम किया है, तो एटलीस्ट ये नहीं है कि मदर को ही सब करानी है, कोई भी करा सकता है। बिल्कुल सर, हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ, खाली मदर ही नहीं बल्कि पिताजी, मतलब बच्चे के फादर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रिलेटिव, ये सब उसमें शामिल हो सकते हैं। एक लो बर्थ, और आजकल तो न्यू कॉन्सेप्ट और चल गया है जो हॉस्पिटल्स में, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, नर्सरी में रहना पड़ता है। जब ये माँ से इतने दूर रहते हैं और माँ किसी वजह से मतलब उसके हेल्थ रीजंस होते हैं और नर्सरी में ज़्यादा नहीं आ पाती या कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस सब से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आजकल न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ये कॉन्सेप्ट है MNCUs, जिसमें माँ और बच्चे, माँ और नवजात शिशु दोनों को साथ में ही रखा जाता है। बच्चा चाहे कितना भी क्रिटिकल हो, पर माँ के साथ में होता है। ऐसे कुछ आपके प्रयास हों, ऐसा कुछ होने लगे तो देखिए, जैसा मैंने कहा था, नेचर, माँ और बच्चे को साथ रहना चाहिए। जैसे आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो भी डेवलप कर रहा है उसे शाबाशी देनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल से फ्यूचर है ट्रीटमेंट का कि मदर और बच्चे को साथ रख के आप ट्रीटमेंट करें। तो धन्यवाद डॉक्टर विवेक, डॉक्टर रुचिरा, डॉक्टर विनीत, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो है, हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, सेंसिटिव है, संवेदनशील है कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, और कुछ ना कुछ जो सरकार के प्रयास हैं उसमें हम भी कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमारी संस्था और संस्थाओं से अपनी एक अलग पहचान बना रही है, एक सम्मान पा रही है, एक रेस्पेक्ट पा रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।